हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट दूसरा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन से। पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है। तो जो फ्लोरेसेंट लैंप होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक चोक का जो पावर फैक्टर होता है वो दोस्तों कॉस फाई समथिंग होता है, 0.96 टू 0.98 के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज में बोल रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 98% के समथिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है, भारत में कितनी फ्रिक्वेंसी पर बिजली प्रचालित होती है। तो ये होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज पर। अगला क्वेश्चन। तार के मानक गेज की सीमा है, मतलब वायर के मानक गेज की सीमा क्या होती है। तो ये होती है दोस्तों 0 से 36 SWG तक। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का 6 मतलब कॉपर लॉस 1000 वाट है, तो हाफ लोड पर 6 की गणना करें। हाफ लोड पर कितना होगा कॉपर लॉस। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि हाफ लोड मतलब कॉपर लॉस हाफ लोड पर ये होता है m² इंटू कॉपर लॉस फुल लोड पर, फुल लोड कॉपर लॉस। तो जो एम होता है वो होता है जितने लोड पर या जितने परसेंटेज पर उसको पूछा जाए, जितने चौथाई पर। तो हाफ लोड पर पूछा गया तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड और कॉपर लॉस कितना है दोस्तों 1000 वाट। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 250 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है, किस पर काम करता है। जो थर्मोकपल उपकरण होता है दोस्तों वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो चूंकि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, टॉर्क की इक्वेशन होती है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए। ठीक है दोस्तों, तो बिफोर सैचुरेशन में जो फाई होता है वो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए के। ठीक है, तो जो टी आ जाता है वो आ जाता है आई ए स्क्वायर। जो टी स्टार्टिंग होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, वो हाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर दोस्तों किसके लिए यूज किया जाता है, इस तरह का होता है। तो ये दोस्तों किया जाता है 90 डिग्री के कोण की सटीकता को मापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो जो अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत होता है दोस्तों ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाई स्पीड इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो नगण्य के पास होती है दोस्तों। तो इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.75 से 1% के करीब करीब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एमसीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एमसीवी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीवी एक ऐसा ब्रेकर होता है दोस्तों, अगर ये खराब हो जाएगा तो इसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में सीरीज में कई लाइट किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो किस स्विच के द्वारा। तो ये होता है दोस्तों ड्रम टाइप का स्विच होता है, उसके द्वारा जो सजावटी प्रकाश व्यवस्था की जाती है। तो उसमें सीरीज में कई लाइटें लगी होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन। BIS के अनुसार मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम जो ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों फर्श से छत की जो ऊंचाई होती है पंखे की जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 2.75 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, और सीलिंग से मतलब छत से पंखे की जो मतलब जो लटकाया जाता है पंखा न्यूनतम कितनी ऊंचाई से तक लटकाया जाता है। तो उसकी जो बीच का गैप होता है छत और पंखे के बीच का वो होता है लगभग 0.5 मीटर से 0.3 मीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट मतलब 33 केवी के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो 650 वोल्ट से ऊपर एंड 33 केवी के बीच की सीमा को दोस्तों हम लोग जो होता है उसे बोलते हैं हाई वोल्टेज। ठीक है, 33 केवी तक के वोल्टेज को हम लोग हाई वोल्टेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है,
तो फिर कुल वोल्टेज क्या होगा? तो 1.5 वोल्ट के 6 सेल जो हैं वो सीरीज में जुड़े हैं। तो मान लिया इस तरह से सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3 4 एंड एक सेल कह रहा है वो विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, और ये वाला जो हो जाएगा प्लस माइनस। तो एक विपरीत जुड़ा है, तो सारी सीरीज में क्या होता है, जब सीरीज में सेल जुड़े होते हैं तो जो उनकी वोल्टेज रेटिंग होती है वो बढ़ती है, तो वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो 5 तो एक ही सीरीज में लगे हैं, ठीक है, तो उनका जो वोल्टेज होगा वो एडिटिव होगा, तो 1.5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड एक जो सेल है वो विपरीत दिशा में लगा हुआ है, तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब विपरीत दिशा में लगा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा 1.5। तो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 15 इंटू 5 हो जाएगा 7.5 माइनस 1.5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 6.0 वोल्ट। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज आएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा इस सीरीज का, तो वो आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और सेल्स को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे हम लोग करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फायर अलार्म प्रणाली के भाग क्या है, मतलब फायर अलार्म सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं? तो इसमें दोस्तों धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर होता है, घंटियां होती हैं, डीकैम पैनल होता है, अलार्म पैनल होता है, बैटरी आदि। ये सारे के सारे भाग होते हैं एक अग्नि अलार्म प्रणाली के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो जो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है, तो इस तरह से दोस्तों जो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें जो प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर, तो वो पूरे प्रकाश का 90% जो होता है वो पूरा किसी वस्तु पर पड़ता है, और 10% जो होता है वो उसके रिफ्लेक्टर्स के द्वारा ऊपर की ओर चला जाता है, ओनली 10%। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में जो 90% प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्टर से विपरीत दिशा में, और 10% जो प्रकाश होता है वो वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष जो प्रकाश सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम एंड सेमी डायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट, ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, तो 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। तो जो रजिस्टेंस होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? मतलब आर बराबर क्या होता है दोस्तों? रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ पे लंबाई कह रहा है, तो जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कि R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, या प्रोपोर्शनलिटी कुछ भी कांस्टेंट लगा दे, तो R1 है 60 ओम एंड R2 पूछ रहा है, एंड L1 कितना है दोस्तों? 1200 मीटर अपॉन L2 कितना है? 240 मीटर। तो इसको जब 240 से 24 से 20 काटेंगे, 120 काटेंगे, तो कितना बार कट जाएगा? 5 बार। 5 से 60 काटेंगे तो कट जाएगा 12 बार। तो जो R2 आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा हम लोगों का 12 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जो इमारत और भू इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी दूरी कम से कम नहीं होनी चाहिए, कितने? तो वो होती है दोस्तों 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, एक करंट ट्रांसफार्मर एक है, मतलब करंट ट्रांसफर क्या होता है? तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, तो वो एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कैसे? कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है कि वो हाई करंट की रेंज को लो करंट की रेंज में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी तरह से जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में स्टेप अप करता है, तो जो करंट का रेशियो होता है वो वोल्टेज के विपरीत में होता है, तो जो हाई करंट को लो करंट की रेंज में कम कर देता है। इसी वजह से हम लोग इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी प्रकार जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में मेजर करता है, तो वहाँ पे जो करंट होती है वो लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है, तो इस वजह से वो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, और एक सीटी में एक और बात होती है, जो सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें जो टर्नों की संख्या होती है वो 1 से 3 टर्न या 1 से 5 टर्न हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केबल के जोड़ों के लिए लक्स किस सामग्री के बने होते हैं? तो जो केबल में लक्स लगे होते हैं, जोड़ लगाने के लिए लक्स लगाते हैं हम लोग, तो वो होते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम या तांबे के। ठीक दोस्तों,
कुछ इस तरह से बनते हैं, लग जो होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए रहते हैं। पेन टाइप बहुत सारे प्रकार के होते हैं लग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक लेड एसिड बैटरी को हाई करंट से आवेशित और निरावेशित मतलब चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है तो क्या घटित होता है। तो दोस्तों बकलिंग जो वकलिंग उत्पन्न हो जाता है, बुलबुले टाइप के होने लगते हैं या धुआं हुआ सा निकलने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार में प्रोद्रकता और गलनांक होना चाहिए। तो फ्यूज तार में सबसे पहले बात दोस्तों दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जो फ्यूज तार होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, क्योंकि उसकी फ्यूजिंग करंट के मिनिमम मान में पहुंचते ही उसको मेल्ट कर जाना चाहिए। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। लेकिन लेकिन जो फ्यूज तार होता है वो हमारा बना होता है कॉपर कंडक्टर, कॉपर का, ठीक है दोस्तों। तो जो कॉपर का वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फ्यूज तार का प्रतिरोध है वो निम्न होना चाहिए एंड मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो भी निम्न होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान होता है। जो डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान क्या होता है दोस्तों, तो आरएमएस मान बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है VM/√2। तो 1/√2 का हम लोग क्या निकालते हैं, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.707 वी मैक्स। तो जो आरएमएस मान होता है वो होता है 0.07। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए, पावर और लाइटिंग लोड के लिए बोला दोस्तों कि पावर और लाइटिंग लोड के लिए केवल कितने कोर की होनी चाहिए। तो दोस्तों केवल होनी चाहिए 1/3 मतलब 3.5 कोर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ACSR का पूर्ण रूप क्या होता है। मतलब ACSR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों आमतौर पर वो खोज रिले का यूज किया जाता है जो ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर में यूज होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कि किस स्टार्टर में 3 संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की जो संचालन लागत न्यूनतम होती है। संचालन मतलब चालू लागत जो होती है उसकी क्या किसकी न्यूनतम होती है। तो ये होता है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है उसमें संचालन लागत बिल्कुल नील होती है, क्योंकि उसमें हम लोगों को कोई भी फ्यूल की कॉस्ट नहीं देनी होती है, ठीक है। जो भी होता है सारा का सारा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, डैम बना के बकाया संचालन होता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है। तो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रकार जो होता है उस प्रकार के ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं ऑटो स्टेबलाइजर के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा सेल चलता है। तो ये लिथियम, लिथियम जो बैटरी होती हैं, लिथियम बैटरी, इनका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। एंड जो मरकरी सेल होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काम के लिए वॉइस का चयन पर निर्भर करता है। तो जो वॉइस होती है उसका किस पर चयन निर्भर करता है। तो ये करता है दोस्तों जॉ आकार पर, मतलब कब्जे के आकार पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन नोब मतलब एल श्रृंखला एमसीवी का जो एमसीवी में ग्रीन नोब होती है में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो एमसीवी में जो ग्रीन नोब होती है, ग्रीन टाइप का बटन होता है, तो वो उसमें किया जाता है दोस्तों लाइटनिंग सर्किट में प्रभावी ढंग से यूज किया जाता है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस आर इक्वल, मतलब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी। तो दोस्तों जब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है, जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो होती है दोस्तों मैक्सिमम, मतलब लगभग लगभग फुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, बिजली परमाणु संयंत्र का ईंधन, जो बिजली परमाणु उत्पादन संयंत्र होता है उसका ईंधन क्या होता है। तो इसमें होता है दोस्तों यूरेनियम एंड थोरियम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो किस प्रकार की मोटर जो होती है उसमें मिक्सर ग्राइंडर का यूज किया जाता है। ये होती है दोस्तों यूनिवर्सल टाइप जो मोटर होती है उसका प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। और यूनिवर्सल मोटर को हम लोग यूनिवर्सल मोटर एंड सीरीज मोटर ऐसी मोटर होती हैं जिनको हम लोग बिना लोड के नहीं चला सकते, ठीक है दोस्तों, विदाउट लोड नहीं चला सकते, क्योंकि विदाउट लोड इनकी जो
स्पीड होती है वो डेंजरसली हाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री फेज वायर सिस्टम में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर क्या होता है। तो थ्री फेज वायर सिस्टम में जो वाइंडिंग कॉइल के बीच में अंतर होता है वो दोस्तों होता है 120 डिग्री। ठीक है, तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री होता है। ठीक है, RYV इस तरह। अगला क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है। तो डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो जो VL बराबर होता है वो होता है दोस्तों V फेज के। ठीक है, और जो करंट होती है वो IL बराबर हो जाती है √3 I फेज के। और स्टार कनेक्शन में दोस्तों इसका विपरीत होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है, एंड जो लाइन वोल्टेज होता है VL बराबर वो हो जाता है √3 V फेज के। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, मापन यंत्रों मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बाल कमानी मतलब हेयर स्प्रिंग में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो जो हेयर स्प्रिंग होती है वो बनी होती है दोस्तों फास्फोरस ब्रॉन्ज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है। तो ट्रांसफार्मर में जब लोग लोड कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो कॉपर लॉस होते हैं उनका मान कम ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर लोड को कम ज़्यादा करने से। अगला क्वेश्चन, कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों डिजिटल वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में मतलब मीडिएटर स्विच का प्रयोग स्टेयर केस वायरिंग में किया जाता है, जहां एक लैंप में कितने जगह से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसको किया जा सकता है दोस्तों 3 और अधिक स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो शून्य होती है जब वो बिना किसी लोड के चल रहा होता है। तो दोस्तों जो सीरीज बाउंड जनरेटर होता है, इस तरह से जब हम लोग सीरीज बाउंड जनरेटर बनाते हैं, ठीक है, तो जब वो विदाउट लोड चल रहा होता है तो उसके टर्मिनल पर कोई भी लोड नहीं होता है। ठीक है, तो उसके टर्मिनल ओपन होते हैं। इस तरह से जो उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है मेटेलिक सीट्स या मेटेलिक वायर का। ठीक है, कवचित वायर। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने और हंटिंग प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क एंड हंटिंग प्रवाह को खत्म करने के लिए दोस्तों इसमें डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति है। ये अमेरिका में दोस्तों 60 हर्ट्ज है, एंड इंडिया में जो है वो है 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एक ब्रिटिश हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो जो ब्रिटिश होता है वो होता है दोस्तों 746 वाट, एंड जो मैट्रिक्स होता है वो होता है 735.5 वाट। अगला क्वेश्चन, कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक के दाब को इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों वोल्टेज किसी भी सर्किट में। अगला क्वेश्चन, विमानों जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में कितने वोल्ट दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों वहाँ पे 110 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, यदि एक सिंक्रोनस मोटर एक्साइटेड मतलब ओवर एक्साइटेड होकर चल रही है तो जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है लीडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि पौनी मोटर का प्रयोग मतलब एक प्रकार से ये सिंगल फेज मोटर ही होती है कि पौनी मोटर का प्रयोग के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। तो छोटी मोटर या पौनी मोटर का यूज जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा UPPCL टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पार्ट दूसरा पेपर सॉल्यूशन का। ठीक दोस्तों, तो जिससे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।